मैंने आज से 6 महीने पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने एक सिंपल सवाल पूछा था कि मैंने गूगल पे सर्च किया कि इंडिया की टॉप 10 सिटीज कौन सी है, और उसमें शॉकिंगली नागपुर का नाम नहीं था। What is wrong with Nagpur not in the top 10 cities of India? मेरे पर्सनल व्यूज को असाइड रखते हुए, पॉलिटिक्स को असाइड रखते हुए, सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में कि विदर्भ क्या बाय इटसेल्फ एक स्टेट बनके सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। सवाल कितना सिंपल है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा डीपली रूटेड रीजंस है, डेमोक्रेसी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिक्स के, सोसाइटी के, इकोनॉमिक्स के, जो आज हम कवर करें। सबसे पहले मान लेते हैं कि विदर्भ एक अलग स्टेट बन गया। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि विदर्भ की न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर्म कैसे होगी। विदर्भ के जो जिले हैं जैसे गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, अमरावती, ऐसे सारे जिले, क्या इन डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपस में बिना मुंबई या बिना पुणे से सपोर्ट लेकर रेवेन्यू जनरेट कर सके? तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि अगर विदर्भ अलग स्टेट बन गया तो हमारी टेबल पे खाना कैसे आएगा। विदर्भ इतना पावर प्रोड्यूस करता है जिसकी उसको जरूरत भी नहीं है, इसीलिए विदर्भ जो है बाकी के महाराष्ट्र को पावर सप्लाई करता है, जैसे मुंबई और पुणे। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि मुंबई और पुणे में पिछले 5 साल से लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन नागपुर में हर बार बारिश बढ़ने पे लोड शेडिंग होती है। विदर्भ के जो गांव हैं, जो कि नागपुर के शहर के आसपास ही बसे हुए हैं, उनमें बहुत ज्यादा लोड शेडिंग देखने मिलती है। हम पावर प्रोड्यूस करके ऐसी कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, सप्लाई चेन मैनेजर्स के लिए, पावर कंपनीज के लिए और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए। बट इज दिस इनफ फॉर एन एंटायर स्टेट टू रन? पावर के बाद सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं कॉटन, क्योंकि हमारा विदर्भ सॉइल ब्लैक है, इसीलिए कॉटन फ्रेंडली प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होता है। कि अगर हम कॉटन के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी बन जाए, क्या हम लोग इतने पैसे जनरेट कर सकते हैं कि एक अच्छी पर कैपिटा इनकम को मेंटेन कर सके? कि अगर विदर्भ इतना अच्छा कॉटन प्रोड्यूस करता है तो हमारे यहाँ पे फार्मर्स के सुसाइड सबसे ज्यादा क्यों है? कि हमारे फार्मर्स ऑरेंजेस भी प्रोड्यूस करे, कॉटन भी प्रोड्यूस करे, लेकिन हम लोग उन्हें सुसाइड करने दे। विदर्भ के फार्मर्स के सुसाइड का प्रॉब्लम कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। हिस्टोरिकली इसने विदर्भ को हॉन्ट किया है, और बहुत सारे पॉलिटिकल रिलीफ के बाद भी फार्मर्स का डेट और सुसाइड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अगर मैं मुंबई जैसी रिच सिटी का इनकम हटा देता हूँ तो क्या बड़े बड़े 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेजेस कॉटन फार्मर्स को दिए जाएंगे, या फिर एग्रीकल्चरल फार्मर्स को दिए जाएंगे? क्या ऑरेंज फार्मर्स का सुसाइड रुकेगा, या फिर क्या कॉटन फार्मर्स का डेट माफ कर दिया जाए? फार्मर्स को डेट क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि विदर्भ थोड़ा सा ड्राई रीजन है। ड्राई रीजन का मतलब हमारे यहाँ पे फ्रेश वाटर के सोर्सेस कम है, इसलिए हम लोग हेवीली रिलाइड है रेनफॉल के ऊपर फॉर अवर एग्रीकल्चर। अब अगर 2 या 3 साल तक बैक टू बैक रेनफॉल नहीं होती है तो क्रॉप प्रोडक्शन रुक जाता है, और उसी वजह से फार्मर्स को बेटर इरिगेशन सिस्टम को अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए डेट लेना पड़ता है। अब बात करते हैं इंजीनियर्स की। अगर विदर्भ के प्रो स्टेटहुड को ध्यान में रख के एक बात की जाए कि विदर्भ क्या तेलंगाना के जैसे बन सकता है, या विदर्भ क्या हैदराबाद के जैसे बन सकता है, क्या विदर्भ छत्तीसगढ़ के जैसे बन सकता है? Before the partition of Andhra Pradesh and Telangana, Hyderabad was already established as a high-tech city. Nagpur is not even half if we compare it to Hyderabad. We are not generating enough jobs for the people of Yavatmal, Amravati, Gadchiroli, Bhandara, Nagpur, Wardha, Booty Bori. क्या बात कर रहे हैं? More than 60% of our best engineers of IT have migrated to Pune or Mumbai in terms of their livelihood. हम फार्मर्स को भी बेनिफिट प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हैं अभी, और हम लोग इंजीनियर्स को भी नहीं दे पा रहे। मान लीजिए कि नागपुर, पुणे और मुंबई पे इक्वल लेवल पे फोकस किया, और तीनों के आईटी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बूम पिछले 20 साल में मिल जाता है। इससे क्या होगा कि इंजीनियर्स नागपुर, पुणे और मुंबई में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तीनों जगह के लैंड के प्राइसेस प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे। सबसे पहले मुंबई को हाइपर डेवलप और हाइपर एक्सपांड करने पे फोकस किया गया, जिससे रियल एस्टेट के प्राइस 1 लाख स्क्वायर फुट से भी ज्यादा बढ़ गए। और जब मुंबई के लोग 200 साल तक मेहनत करने के बाद भी वहां पे प्लॉट नहीं खरीद सकते, फिर फोकस पुणे पे शिफ्ट किया। पुणे के प्राइसेस 20,000 से 25,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं प्राइम एरियाज में। अब मान लीजिए कि मैं नागपुर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर ले आता हूँ बीइंग गवर्नर,
गवर्नमेंट, तो पुणे के रियल एस्टेट के जो फ्लैट स्कीम्स प्रॉमिस हो चुके हैं वो बन तो जाएंगे पर बिकेंगे नहीं। बिक भी गए तो कम प्राइस पे बिकेंगे। मतलब जब तक पुणे का रियल एस्टेट सैचुरेट नहीं होगा तब तक नागपुर को उतने बड़े बूम का एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन एक मिनट, नागपुर के प्राइसेस तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं क्योंकि मिहान लॉन्च हो चुका है और नागपुर को कार्गो हब बनाने की प्रोसेस में न्यू नागपुर जैसी सिटीज लॉन्च कर दी गई है, जिसकी वजह से प्राइसेस प्राइम एरियाज में ऑलरेडी पुणे से कंपेरेबल है। अगर आप पुणे के आईटी ड्रिवन एरियाज के प्राइस कंपेयर करोगे और नागपुर के मिहान ड्रिवन एरियाज के प्राइस कंपेयर करोगे तो आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारा बेस्ट क्राउड नागपुर में है ही नहीं तो यहाँ पे फ्लैट्स कौन खरीदेगा? रियल एस्टेट मार्केट का एक और डार्क ट्रूथ है कि आप बिना 30 to 40% ब्लैक मनी दिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में एंटर ही नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास में 20% डिपॉजिट है और आप 80% लोन लेना चाहते हो तो आप नागपुर में फ्लैट खरीद ही नहीं सकते। अब अगर फार्मर इश्यूज, पावर इश्यूज, रियल एस्टेट इश्यूज, इंजीनियरिंग इश्यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के बावजूद भी विदर्भ को अलग कर दिया गया तो हमें बहुत ज्यादा पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग तेलंगाना और हैदराबाद बन सकते हैं, लेकिन एक बहुत बुरी प्रोबेबिलिटी इस चीज की भी है कि शायद हम बिहार बन जाएं। मैं बिहार की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने सालों का मेटा डेटा यही बताता है कि बिहार सेपरेशन के बाद से सफर कर रहा है मोर देन 30 इयर्स से। क्योंकि तेलंगाना सक्सेसफुल है तो एम्बिग्विटी अभी भी रहती है कि क्या विदर्भ अलग स्टेट बन के सक्सेस की तरफ जाएगा या वीकनेस की तरफ जाएगा। हमें पॉलिटिशियंस को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी इस बात की कि क्या वो हमें एक डेफिनेटिव आंसर दे सकते हैं। अगर विदर्भ अलग हो गया और हमें मुंबई का पैसा नहीं मिला तो हमारे फार्मर्स को रिलीफ कैसे मिलेगा? अगर हमारे पॉलिटिशियंस इतने ही जिम्मेदार होते तो महाराष्ट्र का पार्ट होने के बावजूद भी विदर्भ को डेवलप करने के लिए फोकस करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विदर्भ के लोगों की कंप्लेन है कि उन्हें निग्लेक्ट किया जा रहा है। अगर विदर्भ निग्लेक्ट होते गया तो अलग स्टेटूट होने के बाद में विदर्भ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा गरीब होने की हो जाएगी, ना कि ज्यादा अमीर होने की। अगर पॉलिटिशियंस को विदर्भ अलग हो गया तो उनको एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी रादर देन व्हेन दे प्ले द महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स अलग है और बहुत सारी चीजें अलग है। यूथ अभी भी मुंबई और पुणे में है। व्हाट इफ वी बिकम अ डिफरेंट स्टेट एंड अवर बेस्ट क्राउड ऑफ नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना एंड ऑल दीज रीजन्स दे गो एंड सेटल इन मुंबई एंड पुणे? Who will pay the taxes? My opinion is that if we get a good politician from Vidarbh who takes stand in the legislative assemblies, only then Vidarbh can get the investment it's due and it deserves. If you like this video, share it with everybody that you know. Make them comment on this video. Can Vidarbh survive as a separate state? And subscribe to the White Room podcast. Jai Hind, Jai Vidarbh, Jai Maharashtra. Thank you.